हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स इस क्लास को थंबनेल देखकर आप लोगों का यह इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा कि यह क्लास किन बच्चों के लिए अवेलेबल है। हाँ जी, यह क्लास उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो अपनी तैयारी को कर रहे हैं और जो अपनी तैयारी को करने वाले हैं। तो मैं आपकी तैयारी को और भी आसान करने के लिए मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, जिससे आपकी तैयारी को और भी आसान लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग 9th में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी पढ़े थे जो डायरेक्ट 10 से कनेक्टेड। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सा चैप्टर है। जैसे कि पहला है संख्या पद्धति, ठीक है, जो डायरेक्ट वास्तविक संख्या से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा है बहुपद, जो डायरेक्ट बहुपद से कनेक्टेड है। और बहुपद ही द्विघात समीकरण से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, जो निर्देशांक ज्यामिति से कनेक्टेड है। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कनेक्टेड है। लेकिन एक खास पॉइंट, हम लोग 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या सीखे थे? व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर क्या था? 0। लेकिन क्लास 10th में कुछ डिफेंस पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बोल रहे हैं। युग्म मतलब जोड़ा। इसका व्यापक रूप हम बता देते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है? 0। लेकिन युग्म बोल रहा है यानी जोड़ा लेंगे, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम 9th में क्या कर रहे थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण एक समीकरण से हल कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होगा? दो समीकरण से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना होगा। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ यूक्लिड विभाजन का परिचय जो 10वां में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? यहाँ रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल, फिर वृत्त, क्या है? ये सारे चैप्टर त्रिभुज से कनेक्टेड है। आप सोच सकते हैं, यहाँ 5 चैप्टर और यहाँ 1 चैप्टर, कितना डिफरेंस हो गया। तो टेंशन मत लीजिए, हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 9th का बेसिक बता दूंगा ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको आसान महसूस हो। तो चलिए आगे। ये रचनाएं से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वृत्त से कनेक्ट, मात्र थोड़ा सा। ठीक है, हीरोन का सूत्र कहीं भी कनेक्टेड नहीं। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से कनेक्टेड है। संख्यांकी से कनेक्टेड है। प्रायिकता से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर्स जो 9th का है 10th से कनेक्टेड है। कुछ ऐसे भी चैप्टर 10th में हैं जो पूरे नए हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि वो कौन नए चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से समांतर श्रेणी, नया चैप्टर, न्यू चैप्टर है। ठीक है, फिर त्रिकोणमितीय का परिचय, नया चैप्टर है। त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, नया चैप्टर है। ठीक है, यहाँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, नया चैप्टर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कुल 4 ही चैप्टर हैं जो हमें नया पढ़ना है। बाकी के बाद 9th में वैसा चैप्टर हम पढ़े हैं। पर जो बच्चे 9th में ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, उसे हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 9th के बेसिक बता दूंगा ताकि आपको समझ में। तो आज ये मैं ऐसा इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपसे जो जूनियर बच्चा है वो समझ सके कि 9th का सिलेबस पढ़ना कितना आवश्यक है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास वास्तविक संख्या से कनेक्टेड है। तो चलिए हम वास्तविक संख्या को समझते हैं। अब हम वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है? तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बना हो, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय संख्या नहीं हो। जैसे परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है,
रूट 25 हो सकता है, रूट 36 हो सकता है, ये सब परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अपरिमेय संख्या के क्या क्या हो सकता है, जैसे रूट 11 हो सकता है, रूट 12 13 हो सकता है, रूट 17 हो सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ अपरिमेय संख्या है और यहाँ से यहाँ परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के मेल से जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए अब हम वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसे डिटेल में समझें। वास्तविक संख्या दो टॉपिक से मिलकर बना है, ठीक है। क्या क्या, यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। और दूसरा क्या है, अंक गणितीय के आधार प्रमेय। अब ये यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम और प्रमेय क्या है, ये एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। अब ये लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, तो आपको हम बता दें, जैसे कि मान लो यहाँ 36 को 5 से विभाजित करते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ एक, ये क्या है, भागा, जो हम लोग बचपन से ही सीख रहे हैं। यही भागा को लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम और प्रमेय से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया से, यानी भाग विधि से निकाल। अभी तक हम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे, भाग विधि से भी निकालते थे, लेकिन 10th में कुछ अलग है, इसे भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। अब ये क्या है, मान लो हम यहाँ 10 दे देते हैं, 10 किससे किससे विभाजित है, 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 5 से भी विभाजित है और 10 से। मान लो 8 को हम दे देते हैं, ये 8 किससे किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित। कुछ ऐसे ही प्रश्न इसमें आएंगे जो हम प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे, अंक गणितीय के आधार पर मैं, अब ये कैसा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान लो हम 18 को अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते, 2 बार में लगाएंगे 9 आएगा, 3 बार में लगाएंगे 3 आएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन ये प्रश्नावली 1.2 में है, जिसके मदद से हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, दिए गए संख्या को परिमेय सिद्ध करना है, ये 1.3 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये 1.4 में पढ़ेंगे। तो ये वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दी। जैसा कि मैं आपको कुछ सेकंड पहले ही बताए थे कि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 9th क्लास के बेसिक को बता देंगे ताकि आपको और भी आसान आए। तो हम 9th में क्या क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1 से अनंत तक जो चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से जो अनंत तक चलता है उसे हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वे संख्या जो p/q के रूप में हो, वे संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो हम 1 ले लिए, ठीक है, 3 ले लिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये p/q के रूप में आ गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी p/q के रूप में आ गया, ठीक है। √5, √25, ये क्या है, इसको हम तोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा नीचे, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, अपरिमेय संख्या किसे, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, तो कौन कौन नहीं हो सकते परिमेय संख्या, मान लो √26 नहीं हो सकता है, √11 नहीं हो सकता है, √13 नहीं हो सकता है, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या, यही चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, अब ये संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अभी हम परिमेय संख्या में क्या क्या लिए, 1 लिए, 3 लिए, √25 लिए, ठीक है। यहाँ से अपरिमेय संख्या क्या लिए, √26 लिए, √11 लिए, √13 लिए, ठीक है। तो ये सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या।
परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो। वे संख्या जो स्वयं तथा एक से भाज्य हो। कौन कौन हो सकता है? जैसे 2 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है। अब ये एक और स्वयं से कैसे विभाज्य? जैसे कि 2 किससे लगेगा? 1 से ही लगेगा या तो 2 से लगेगा। तो यहाँ कह क्या रहा है? वे संख्या जो स्वयं तथा एक से भाज्य हो। किससे? एक से भाज्य हो। यहाँ 2 किससे भाज्य? 1 से और स्वयं से। 3 किससे भाज्य? 1 से और स्वयं से। 5 किससे भाज्य? 1 से और स्वयं से, ठीक है। फिर क्या होता है? भाज्य संख्या। वे संख्या जो स्वयं तथा अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब कुछ, देखो, वे संख्या जो स्वयं तथा अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है, से विभाजित हो। जैसे मान लो हम यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है, 6 लिखते हैं और 8 लिखते हैं, ठीक है। ये भाज्य किससे किससे हो सकता है? 1 से भी हो सकता है, ठीक है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है, 4 से भी हो सकता है। तो यहाँ क्या बोला? अतिरिक्त, 1 से अधिक भाज्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका मौसम कितना हो? 1 हो। अब इसका उदाहरण मान लो, इधर देखते हैं, 15 और 16, ठीक है। इसका मौसम कितना होता है? 1 होता है। नहीं तो निकाल लेंगे, हम लंबे विभाजन प्रक्रिया से निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे काम में आएगा। यहाँ कितना है? 15। सबसे छोटा कौन है? 15। फिर 16 है, 16 को बीच में रखेंगे, लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ आएगा, ये 15 आया, ठीक है, यहाँ से कट गया। इसका मौसम कितना है? 1। तो ऐसी ही संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग का ये 9th का बेसिक समझ में आ चुका है। वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम कुछ सेकंड पहले ही बताए थे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम और प्रमेय। अब ये एल्गोरिथम और प्रमेय क्या था? प्रमेय तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि क्लास 9th में इतने सारे प्रमेय को सिद्ध किए हैं कि उसके वजह से ही आगे का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किए, उसके बाद उसके आगे कितने सारे क्वेश्चन बना था। वैसे ही यहाँ एक प्रमेय का उदाहरण मैं समझाऊंगा और एक एल्गोरिथम का। अब ये एल्गोरिथम क्या है समझते हैं। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि को प्रदान करती है। अब ये क्या है? मान लो आपको एक एग्जांपल से हम देते हैं उदाहरण। मान लो आपको चाय बनाने के लिए बोल दें, तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले पानी लेंगे, फिर उसमें शुगर डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर गैस पे बनाएंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए एक सीक्वेंस बाय स्टेप होता है जिसको हमें फॉलो करना है। ये हमें एल्गोरिथम सिखाता है। प्रमेय क्या सिखाता है? प्रमेय सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य प्रश्न में करते हैं। ये तो बात सही है। 9th में प्रमेय सिद्ध किए थे, उसके आगे ही क्वेश्चन बना था। वैसे ही ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों में करते हैं। जिसे और एक एग्जांपल से बताते हैं हम। यहाँ a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² b² + 2ab। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसका उपयोग करके हम अन्य प्रश्नों में हल करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम प्रमेय और एल्गोरिथम बताएं कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय। अब ये क्या है? तो देखो, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम एल्गोरिथम निकालेंगे और एल्गोरिथम की मदद से हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 1 पॉइंट में HCF ही निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से निकालेंगे HCF, ठीक है। तो अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? जैसे कि हम 9th में प्रमेय सीख लिए थे बहुत सारे, वैसा ही ये प्रमेय एक है जिसके आधार पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये प्रमेय बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये प्रमेय को
समझने के लिए यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां r जो है 0 और b के बीच में। ये प्रमेय को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 17 को 3 से भागा देने बोला, ठीक है, तो दे देंगे ना, कितना आएगा, 5 बार में आएगा 15, घट के आया 2। एक और ले लेते हैं, 4 को 24 से भागा देंगे, ठीक है, कितना बार में आएगा, 6 बार में, कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहाँ 4 को 6 से भागा देंगे तो 0 से लगाएंगे तो 0 आएगा, घट के आएगा 4, ठीक है। अब भागा को अगर जी हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करते थे, क्या सबसे पहले लिखते थे हम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लिखते थे। तो चेक करने के लिए भाज्य क्या है, इसमें 17 है, भागफल कितना आया, भाजक कितना आया 3 आया, भागफल कितना आया 5 और शेषफल कितना आया 2। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है। मान लो अगर ये हम भाज्य की जगह पर a लिख दें और भाजक की जगह पे b लिख दें और भागफल की जगह पर q लिख दें और शेषफल की जगह पर r लिख दें, तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा है आपको। वैसे ही a बराबर बी क्यू प्लस r, इसका कितना है 24, भाज्य क्या है, भाजक क्या है 4 है, भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना है 0। एक और बता देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r, ये क्या है, भाज्य कितना है 4, भाजक कितना है 6, भागफल कितना है 0, शेषफल कितना है 4। ये प्रमेय हमें यही कहना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद यूक्लिड विभाजन और प्रमेय के चरणों में लिख दीजिए, ठीक है। एक और मैं उदाहरण देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको और भी समझ में आए। जैसे यहाँ दे देते हैं 45 और 20, इसका मौसो बोल रहे निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 बार में लगाएंगे 40, घट के आया 5, फिर आएगा कितना 20, 4 बार में लगेगा 20 कट गया। तो इसे श्रृंखला में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, इसे श्रृंखला में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चरणों में लिखेंगे, चरणों में, जिसे यूक्लिड विभाजन के प्रमेय में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r, यही है। यहाँ से भाज्य क्या है 45, ठीक है, भाजक कितना है 20, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 5। ये क्या एक पहला श्रृंखला हुआ, दूसरा श्रृंखला देखेंगे। अब इसमें भाज्य कितना होगा 20, ठीक है, भाजक कितना होगा 5, भागफल कितना हुआ 4 और शेषफल कितना हुआ 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं। तो ये ऐसे सीक्वेंस में लिखने के लिए ही हमें यूक्लिड विभाजन के प्रमेय दिया गया है, ठीक है। इसमें मौसो कितना आएगा, कौन सा पारस कटा 5, इसीलिए ये मौसो आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना है तो ये तो लिखना ही है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से श्रृंखला हम बनाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण सुनिए। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 है, इसे कैसे बनाना है आइए सीखते हैं। क्या बोल रहे हैं, इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, अभी मैंने बताया था, ये एक लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, भाग विधि से हल करना है। तो इसको हल करते हैं, हल करने के लिए सीक्वेंस में चलना है, पहले हल लिखना है, फिर दोनों में से छोटा कौन है 4052 है, 4052 को साइड में लिखेंगे, बड़ा है ये 12576। अब कितना बार में लगाएं इसको, अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 8000 कुछ आता है, 3 बार में लगाते हैं तो 12156 आता है, सही है।
तो अब इसको हम घटाएंगे, ठीक है। 0 में 0, 6 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 0। 7 में 2 घटेगा, 7 में 5 घटेगा, कितना बचेगा 2। 5 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 4। ये दोनों कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर ये साइड वाला यहाँ उतारेंगे। अब बताओ 420 से कितना बार में लगाएं जो इससे कम आता है, कितना बार में लगाएं। अगर 5, 6, 9 बार में अगर ये लगा के देखते तो कितना आता है, देख 9 बार में लगाते हैं। 0 आ गया, यहाँ 18 आ गया, हाथ में 1 हो गया, 36, 1, 37। कुछ इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। कुछ इसी के बराबर आ रहा है। तो कितना आया गुना करके, 37 और 80 आया, ठीक है। अब इसको घटाएगा, 2 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से 1 पैंचा लेंगे 15, 15 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 7। यहाँ बचा अब 9, 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। ये कट गया, ठीक है। अब क्या उतरेगा, 420 उतरेगा। कितना बार में लगाएं, 2 बार में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाते हैं, ठीक है। कितना आएगा 272। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 पैंचा लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 8 घटेगा, ठीक है, 8 हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, इसमें से 1 पैसा दे दिए तो यहाँ 1 बचा। अब 1 में से इसमें पैसा लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1, 1 यहाँ 4 के जगह पर क्या बचा, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 272 उतारेंगे। अब कितना बार में लगाएं, एक ही बार में लगे, ठीक है। यहाँ 148 आया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ से 1 पैसा लेंगे, 12, 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा अब 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 148 को उतारेंगे। अब किस में लगाएंगे, 1 से लगाएं या 2 से, 1 से ही लगाते हैं, ठीक है। 124। अब घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब फिर उतरेगा 124। अब कितना बार में लगाएं, 2 बार में लगाते हैं तो नहीं होता है, 3 बार में भी ना होता है, 5 बार में होता है। 5 बार में कितना आता है, 120 आता है, ठीक है। 120 आता है, घट के आएगा 4, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब यहाँ उतरेगा क्या, 20, ठीक है। अब कितने लगेगा, 6 बार में कट गया। यानी हम बना लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, हम इसको निकाल लिए, लेकिन हमें प्रमेय को भी उपयोग करना है। तो प्रमेय का उपयोग क्या करेंगे, हम यहाँ चरणों में करेंगे। क्या करेंगे, चरणों में। आगे हम बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिस टाइम बता रहे थे उस टाइम हम समझाए थे। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ a किसको बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं। भाज्य यहाँ कितना है, 12,576 बराबर, भाजक कितना है, भाजक 4052 है, प्लस गुना भागफल कितना है, 3 है, शेषफल कितना है, 420 आया। ये पहला श्रृंखला हो गया, ठीक है। दूसरा श्रृंखला क्या होगा, इसमें अब इसमें भाज्य हो गया 4500, 4052, फिर भाजक क्या हो गया 420, फिर भागफल कितना हो गया 9, शेषफल कितना आ गया 272। फिर तीसरा श्रृंखला क्या होगा, अब इसमें हो जाएगा भाज्य 420, भाजक अब क्या होगा, भाजक हो जाएगा 272, अगुना भागफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 148। चौथा श्रृंखला क्या कहता है, भाजक इसमें क्या हो जाएगा, भाज्य होगा 272, भाजक कितना होगा 148, भागफल कितना होगा 1, शेषफल कितना है 124। ये पांचवा श्रृंखला आप चलेगा। अब इसमें यहाँ देखेंगे, ये भाजक हो गया 148, ठीक है, और भाजक कितना हो गया 124, भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना आया 24। अब ये छठा श्रृंखला है, ठीक है। जब तक नहीं आएगा तब तक लिखते जाते हैं। फिर यहाँ छठा श्रृंखला में क्या है, भाजक क्या हो, भाज्य क्या हो जाएगा 124, भाजक क्या हो जाएगा 24, भागफल कितना आ जाएगा 5, शेषफल कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर सातवां श्रृंखला क्या बोल रहे हैं, यहाँ से भाज्य क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और भाजक क्या हो जाएगा 4, ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा 6, और शेषफल कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ मोसो कितना है HCF, कितना बार में कटा 4 बार में, ठीक है।
ऐसे करके और उसे श्रृंखला में बैठा के तो ये क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन के प्रमेय की मदद से हम बनाए। ठीक है, ऐसे ही आपको बिहार बोर्ड में बनाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कुछ देर में पहले ही बताए थे आपको किससे विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और 10 से विभाजित। ये हम इस क्वेश्चन के लिए बताए थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता कैसे है उसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को रफ में बताता हूं। ठीक है, तो देखो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। देखो रफ में बताते हैं पहले। धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में दिया है। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, टू क्यू प्लस 1। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि यह वाकई 2q समधनात्मक पूर्णांक है और 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये धनात्मक पूर्णांक होता है क्या है, देखो अभी मैं पूर्णांक को बताए थे, तो पूर्णांक मतलब पूर्णांक क्या संख्या क्या क्या होता है, डॉट 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 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक होता है। तो हमें क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या बोलते हैं, सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में, यानी हम यहाँ q का मान कुछ भी रखने पर देखेंगे कि सम में आ रहा है या नहीं। मान लो हम यहाँ q का मान हम 1 मान है। ठीक है, क्या मान है, 1, तो या 2 गुना 1 बराबर कितना है, 2। मान लो हम यहाँ q का मान हम क्या मानते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, 2 गुना 2 बराबर 4। क्या ये और ये सम नहीं आ रहा है जो 2 से भाज्य है। ठीक है, फिर इसमें मानते 2q का मान 1 मानते हैं, 1 गुना 1 बराबर कितना आता है, 3। फिर एक इसमें मानते हैं 2q का मान हम इसमें 2 मानते हैं, प्लस 1 करते हैं, कितना आता है, 5। क्या ये और ये विषम आ रहा है, क्या नहीं है, यही चीज को हमें प्रूफ करके बताना होगा। ठीक है, ये तो मैं रफ में बताया हूं, अब ये क्वेश्चन को बनाता कैसे है इसे समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको आगे बता के आया हूं। ठीक है, क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन, यहाँ से हल लिखेंगे, सीक्वेंस पर चले, जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही आप बनाइएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, क्या से क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या p और r, q और r में विद्यमान है। ठीक है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस r और r 0 और b के बीच में है। ठीक है, ये ऐसा बनाना है, इसको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख कर ही बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ समझेंगे, इसको देखिए ध्यान से देखिए, 2q प्लस 1 और इसको देखिए। ठीक है, हम इधर साइड में बताते हैं,
2q+1, क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा? यहाँ अगर हम a लिखते हैं, यहाँ 2q+1, ये देखिए b का मान यहाँ से क्या आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है 2, ठीक है। या तो इसको देखिए a बराबर क्या है 2q bq+r, यहाँ से क्या लेंगे 2q लेंगे, r का मान क्या है 0, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है b का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में b का मान दिया होगा, ठीक, सिर्फ आपको निकालना होगा कि b का मान कौन सा है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि b का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे माना b बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। माना b बराबर क्या है 2, तो समीकरण एक में b का मान रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं। a बराबर क्या है 2q, b का मान रख दिए प्लस r, ठीक है। जहां r 0 और b के बीच में, b का मान अभी यहाँ क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ से r का मान हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो 0 और 2 के बीच में क्या आता है 0 1 आता है और 1 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण एक में r बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, r बराबर 0, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, ठीक है, r का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a बराबर bq+r है, तो यहां से r का मान रखेंगे, नहीं समीकरण 1 कहाँ है, किधर है समीकरण, ये है, ठीक है। इसको समीकरण 2 में r का मान रखने पर, ठीक है। अब रखते हैं a बराबर bq+r का मान 0 रखें तो 0, क्या आया 2q, क्या ये 2 से विभाजित नहीं है, यानी 2 से विभाजित है यानी सम संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। इसी चीज को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या दिया है, आगे और r का मान क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, ठीक है। r का मान हम 1 रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, a बराबर 2q+r, ठीक है। यहाँ रखते हैं a बराबर, ये r है ना, 2q, r का मान क्या है 1। अब देख रहे हैं आप 2q+1, ठीक है, ये 2q 2 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन 1 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ चूंकि 2q+1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2q+1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही चीज को हमें सिद्ध करना था, ये और ये, क्या ये वाकई सम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, क्या ये विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, इसी चीज को हमें सोल्व करना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नंबर 3 भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्या बोल रहा है इसमें, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप एक ही दिमाग पर रखिएगा, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बनाना है। तो यहां लिखेंगे हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है या नहीं, और ये भी विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है या नहीं।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 और B के बीच में है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, B का मान निकालेंगे। तो B का मान यहाँ से आप क्या लग रहा है, या तो इसको लीजिए या तो इसके लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या 4Q प्लस 1। ठीक है, यहाँ अगर ये इस सिचुएशन में हम बैठाते हैं BQ प्लस R, तो यहाँ से क्या निकलता है, B का मान क्या निकलता है 4। या तो इसको लीजिए, यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, तो भी B का मान क्या निकलता है 4। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि B का मान हमें 4 लेना है। तो लिखना है माना B बराबर 4। ठीक है, अब B का मान लिखेंगे। अब नहीं, समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में B का मान रखते हैं B का मान। A बराबर B का मान कितना है 2Q प्लस R। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ R 0 और B के बीच, B का मान अभी कितना लिखे 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, B का मान क्या आएगा 0 और 4, यहाँ होगा ना, सॉरी 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि B का मान, R का मान 0 और 4 के बीच में। तो बीच में क्या लिखेंगे, बीच में तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि बराबर हो जाएगा। हमको क्या हो रहा है, बीच में रखने की। तो अब हम यहाँ समीकरण 1 में 0 एक बार रखेंगे, 2 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि क्या वाकई ये विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है क्या नहीं यार। तो रखेंगे हम यहाँ R बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। तो रखते हैं समीकरण 2 क्या है, A बराबर BQ प्लस R का मान रखते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, इधर ही रखते, इधर A बराबर BQ, R का मान है 0, A बराबर क्या है 2Q। ये 2 से विभाज्य है, यानी ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। अतः लिखेंगे इस चूंकि 2Q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2Q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां से लिखते हैं R बराबर 1 रखने पर। ठीक है, रखते हैं समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 यहां लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R का मान 2 रखते हैं, तो 2Q प्लस 2। ठीक है, क्या अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले तो 1 Q बचेगा, 1 बचेगा, यानी इससे हम क्या समझ में आ गया कि ये 2Q प्लस 2 से विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, चूंकि 2Q प्लस 2 से विभाज्य है, अतः इसलिए 2Q प्लस 2 सम धनात्मक पूर्णांक है। अब R का मान हम कहां तक रख लिए, अच्छा 2 रख दिए पहले ना, पहले 1 रखना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, यहां हम रख देते हैं 1। अब R का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में A बराबर समीकरण 2 A बराबर 2Q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 2Q, R का मान 1 रखने पर, R का मान 1 रखें तो A बराबर क्या आएगा 2Q प्लस 1। क्या 2 तो 2 से
2q 2 से विभाज्य है क्या? 1 2 से विभाज्य है? नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि 2q + 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 2q, 1 मिनट कुछ तो गलत कर रहे हैं। अरे b का मान यहाँ 4 है, b का मान यहाँ 4 है तो 4 नहीं लिखना चाहिए आपको, सॉरी। b का मान 4 रखने पर, b का मान 4 रखने पर तो यहाँ भी 4 लिखना, ये भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ भी b का मान 4 रखने पर तो ये भी 2 से विभाज्य, यहाँ भी b का मान 4 रखने पर। अब देखो 4 तो 2 से विभाजित है, लेकिन 1 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही चीज को हमें सिद्ध करना था, ठीक है। एक और बोल रहा है 4q + 3 क्या ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसको भी सिद्ध करते हैं। अब r बराबर हम यहाँ तक 2 तक रख दिए, अब r बराबर हम रखते हैं 3। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है? a बराबर 4q + r, r का मान रखते हैं 3, यहाँ 3 है, ठीक है। क्या 4 2 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल है। 3 2 से भाज्य नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमें सिद्ध क्या क्या करना था? एक ये सिद्ध करना था, विषम धनात्मक पूर्णांक लाना था ये, और एक ये लाना था, ठीक है। ये दोनों ही सिद्ध हो गया। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे का क्वेश्चन बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, देखिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजुओं की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि ढेर में बर्फियां की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फियां की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरियां में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता के पास कितने बर्फियां हैं? 420 काजू की बर्फियां। बर्फियां कितने हैं? 420 काजू बर्फियां, ठीक है, बर्फियां। और 130 क्या है? 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसकी एक ऐसी ढेरियां बनानी चाहती है कि ढेर में बर्फियां की संख्या समान रहे। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनानी चाहती है कि वह बर्फियां की संख्या समान हो। मान लो कि हम यहाँ एक लाइन में 4 बर्फियां धर दिए, ठीक है, तो इसके आगे भी 4 धरेंगे, ठीक है, इसके और आगे भी 4 धरेंगे, इसके और आगे भी 4 धरेंगे, ठीक है। मान लो बादाम की बर्फियां भी हम 4 लाइन धरते हैं, ठीक है, 4 बर्फियां धरते, इसके आगे भी 4 धरेंगे, इसके आगे भी 4 धरेंगे, ठीक है, इसके आगे भी 4 धरेंगे, ठीक है। इसके फिर यहाँ से वह इसकी ऐसी ढेरियां बनानी चाहती है कि ढेर में बर्फियां की संख्या समान हो। बर्फियां की संख्या समान है। मान लेते हैं कि ये X लाइन में ये बर्फियां धरा हुआ है, N लाइन में है, और ये X लाइन में बर्फियां धरा है, X लाइन में है।
तो ये भी n लाइन मान लेते हैं, n लाइन में है, और ये x लाइन में है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते देखो। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि ढेर में बर्फियां की संख्या समान हो। बर्फियां की संख्या हम समान ले लिए तथा ये ढेरियां बर्फियों की पारत में न्यूनतम स्थान दे। जाहिर सी बात है, जब बर्फियां की संख्या समान मात्रा में धरा होगा तो न्यूनतम स्थान तो लेगा। दूसरा और यहाँ क्या बोला, इस काम के लिए प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियां धरी जाएगी। इस काम के लिए प्रत्येक ढेर में कितने, मतलब एक लाइन में कितनी बर्फियां धरे जाएगा। तो मैं मान लिया एक्स लाइन में ये बर्फियां हैं, ये वाई लाइन, ये एन लाइन में है, ये एक्स लाइन में है। यहाँ भी मान लिए ये एन लाइन में है और ये एक्स लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 420 किस में धरे हैं, एक्स एन लाइन में धरे हैं और वाई लाइन में धरे हैं। फिर यहाँ क्या है, 130 किस लाइन में धरे हैं, एक एन लाइन में धरे हैं और एक इसको मान लेते हैं वाई लाइन। ठीक है, वाई लाइन में धरे हैं। ठीक है, अब ये देखो दोनों यहाँ से क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। उभयनिष्ठ आ रहा है तो HCF निकालेंगे। ठीक है, जब भी उभयनिष्ठ आता है तो HCF निकालेंगे। तो HCF किस विधि से निकालेंगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया की विधि से, ताकि हम उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लगा सकें। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है 120, दोनों में से छोटा कौन सा है, ये 420 है। ठीक है, 420 कितना गलत हो, 420 है, दोनों में से छोटा कौन सा, 120 को साइड में रखेंगे। ठीक है, 420 को एलसीएम कितना बार में लगाएंगे, दो बार में लगाते हैं, 6 0 6 2 नहीं लगता है, 3 बार में लगाते हैं, कितना है, तो 3 बार में आता है 390 आता है। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे, 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, इसमें एक पैसा जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ उतारेंगे, 130 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, कितना बार में लगाए, 4 बार में लगाते हैं, 120 आता है, घट के कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ से कितना होगा, 10, यहाँ 3 बार, यानी 900 कितना आया, 10। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक लाइन में 10 बर्फियां मिठाई के विक्रेता रखता है। ठीक है, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र पर बैठा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, चरणों में लिखने बोल रहे हैं, चरणों में A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ से भाज्य कितना हो जाएगा, 420, भाजक कितना हो जाएगा, 130, भागफल कितना हो जाएगा, 3, शेषफल कितना हो जाएगा, 30। पहला चरण होगा। दूसरा चरण क्या होगा, 120 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, भागफल कितना होगा, 4। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना होगा, 10। फिर तीसरा चरण क्या होगा, भाज्य कितना हो जाएगा, 30, भागफल कितना हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 30, भाजक कितना हो जाएगा, 10, भागफल कितना हो जाएगा, 3, शेषफल कितना हो जाएगा, 0। अतः अब यहां लिखेंगे, अतः एक लाइन में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। आई होप करता हूं कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर इस क्लास में कहीं भी डाउट हो गया होगा तो कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि मनीष सर ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।